Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear students, you are watching Passion Chemistry series and I am Mohammad Talha Hashmi. Dear students, आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है आपके सामने लेकर आया हूं मैं. आज का जो लेक्चर है हमारा सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1. एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसको बड़ी तवज्जो से समझना है आपने. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस. स्टूडेंट्स, एटॉमिक साइज जैसे आप जानते हैं, हम एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि एटॉमिक साइज ऑफ एन एटम कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइजली. हम एटॉमिक साइज को प्रिसाइजली एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते. उसकी क्या वजह है? तो स्टूडेंट, उसकी वजह यह है कि बेसिकली एटम के गिर्द कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती. एटम के जो न्यूक्लियस है उसके गिर्द कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती, क्योंकि हमने ये बात स्टडी की है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन नेवर बिकम जीरो at a very large distance from the nucleus. That's why we cannot accurately find out the atomic size. There will be some uncertainty. While if we talk about that the neighbor atom affect the electronic distribution, यकीनन एक एलिमेंट जब डिफरेंट नेबर एटम के साथ अटैच होता है, जिनमें कुछ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, कुछ कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो यकीनन उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पर, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर यकीनन एक इंपैक्ट क्रिएट होता है. इसलिए एटॉमिक साइज के, एक ही एटम के एटॉमिक साइज के वेरी करने के चांसेस होते हैं. तो इसलिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की. और एटॉमिक रेडियस एक्चुअली क्या होता है, हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की. इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स. यानी कि किसी भी दो एलिमेंट्स के जो दो बॉन्डेड एटम्स होंगे उनके दरमियान हाफ ऑफ द डिस्टेंस. आप देख सकते हैं ये दो न्यूक्लियाई हैं स्टूडेंट्स, इनमें दो एटम एक दूसरे के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, और इनके न्यूक्लियाई के दरमियान, ये मैंने हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट किया है, यानी कि हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है और एक ये हाइड्रोजन का एटम है. तो स्टूडेंट, दोनों हाइड्रोजन के एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस है 106 पिकोमीटर, और इनका हाफ अगर हम करें तो ये 53 बनता है. इसका मतलब है स्टूडेंट्स, ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस है बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स. इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं एक और डेफिनेशन हम ले सकते हैं यहां पे, वो क्या है? दैट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल. यानी ये एवरेज हम ले लेते हैं, डिफरेंट जो वैल्यूज हमें मिलती हैं उनमें एक एवरेज वैल्यू लेकर हम एटॉमिक रेडियस की बात कर लेते हैं कि ये इस एटम का एटॉमिक रेडियस है. तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, दिस इज एन एवरेज वैल्यू फ्रॉम द न्यूक्लियस टिल द आउटर शेल. तो अगर हाइड्रोजन के लिए मैं इसकी एवरेज वैल्यू लूं, ये 53 पिकोमीटर होती है. तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी दैट हाउ वी कैन डिफाइन एक्चुअली एटॉमिक रेडियस. व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? सो वी लर्न दैट it is half of the distance between the nuclei of two bonded atoms, or it is the average distance. Average का लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है. हमने ये नहीं कहा कि distance from the nucleus to the valence shell, no, because there will be not a fixed value which you are calculating. The average distance, or you can say the average of the different distances which you will calculate, and then you will take the average, that will be called as atomic radius. स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे करना चाहता हूं, कुछ एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं. देखिए, यूनिट्स जिनमें हम इसको मेजर कर सकते हैं वो पिकोमीटर है, नैनोमीटर है, वो ऑंगस्ट्रम है. पिकोमीटर आप जानते हैं 10⁻12 होता है. नैनोमीटर आप जानते हैं कितना होता है? 10⁻, नैनो का जो प्रीफिक्स है वो 10⁻⁻9 के इक्वल होता है. ऑंगस्ट्रम भी आप जानते हैं 10⁻10 के इक्वल होता है. तो ये रिलेशन है पिकोमीटर और नैनोमीटर में, पिकोमीटर और ऑंगस्ट्रम में, कि 1 नैनोमीटर आप देखिए -9 है, तो ये यहां पर स्टूडेंट्स +3 हो जाता है. 1 ऑंगस्ट्रम किसके इक्वल होता है? 10⁻2 पिकोमीटर के. तो ये इनमें एक रिलेशन है जो आपने माइंड में रखना है. और ये 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर के, 1 ऑंगस्ट्रम 10⁻10 मीटर के इक्वल होता है. और ये रिलेशन है नैनोमीटर का पिकोमीटर के साथ, ऑंगस्ट्रम का पिकोमीटर के साथ. तो ये स्टूडेंट्स, ये वो यूनिट्स हैं जिसमें हम लेंथ को, इस रेडियस को, एटॉमिक रेडियस को फाइंड करते हैं. यूजुअली आपने देखा कि बड़े स्मॉल यूनिट्स यूज हो रहे हैं लेंथ के, पिको, नैनो, ऑंगस्ट्रम, 10⁻10, 9, 12. That why? Because the values are very small.
the distance between the nuclei is very very small because its atom size is very small. So students, आगे चलते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बात है हम करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रेंड इन द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक ट्रेंड. स्टूडेंट, जब भी हम यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे उसमें हम ट्रेंड देखा करेंगे ग्रुप में और पीरियड में. तो पहले देखते हैं पीरियोडिक ट्रेंड में अक्रॉस पीरियड क्या ट्रेंड है. एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन अ पीरियड ड्यू टू, यू नो दैट जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट स्टूडेंट्स मूव करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करता है. और क्यों डिक्रीज करता है? हमने कहा इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. देखिए स्टूडेंट्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जाती है, लेकिन आप जानते हैं प्रोटॉन का मैस 1836 टाइम्स एक इलेक्ट्रॉन के मैस से ज्यादा होता है. इसका मतलब है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है. एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें, प्रोटॉन ऐड करें, प्रोटॉन एडिशन का ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आएगा. इसलिए, और दूसरी बात के पीरियड में शेल भी इंक्रीज नहीं करते, शेल भी कांस्टेंट रहते हैं. इसलिए स्टूडेंट हमारे पास ये दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ शेल्स एंड शील्डिंग इफेक्ट भी कांस्टेंट रहता है. इसलिए जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं स्टूडेंट्स, देन एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस. इसी तरह चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड देन इसी में दूसरी जो हमारी हेडिंग है दैट इज द वेरिएशन इन अ ग्रुप. तो स्टूडेंट देखिए, अगर हम बात करें ग्रुप के अंदर तो एटॉमिक रेडियस क्या करता है स्टूडेंट? इंक्रीज करता है डाउन. ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल around the nucleus increases, Shielding effect increases, due to which you can easily say that our atomic radius will increase in the group. Now students, the most important question, most important short question which I am going to discuss with you is lanthanides and actinide contraction. Very very important for our annual exams and also very important for our inter-SES exam as well. स्टूडेंट, बड़ी तवज्जो से मैंने इसके लिए एक डायग्राम भी बनाई है और एक डेफिनेशन भी प्रॉपर लिखी है जो आप डिस्कस करेंगे, मैं आपके साथ उसको शेयर करूंगा. स्टूडेंट देखिए, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. देखिए हमारे पास लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन है. हमने कहा ये क्या होती है? डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब हम लेंथनाइड की सीरीज में जब ट्रेवल करेंगे. लेंथनाइड क्या है स्टूडेंट्स? जिनको हमने डाउन द पीरियोडिक टेबल एक लेंथनाइड्स और एक एक्टिनाइड्स की सीरीज को जो है वो अरेंज किया हुआ है. वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. लेंथनाइड की सीरीज 4f ब्लॉक है और एक्टिनाइड्स की सीरीज 5f ब्लॉक है. ये माइंड में रखना है आपने स्टूडेंट्स. अच्छा, क्या होता है स्टूडेंट? वो कहता है कि जब हम मूव करते हैं लेंथनाइड्स की सीरीज में लेंथनम 57 एटॉमिक नंबर से ल्यूटीशियम 71 एटॉमिक नंबर तक, तो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है एटॉमिक साइज में या आयनिक साइज में. हमने कहा क्यों डिक्रीज होता है? whether due to imperfect poor shielding effect of 4f electron from nuclear charge is known as lanthanide contraction. इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट बात ये है कि जब हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, वैलेंस जो सब शेल होता है, जो वैलेंस या जो ब्लॉक होता है वो बहुत मैटर करता है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर. अब मैं आपके सामने तीन बातें यहां पर, ये टेस्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. आपके सामने कुछ सब शेल लिखे हैं S P D F. स्टूडेंट, सबसे जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है वो F सब शेल का है. इसका मतलब ये हुआ कि इन लेंथनाइड्स का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता ही फिर F में है, 4f में, और F की जो डिफ्यूज शेप होती है वो न्यूक्लियस को इतना ज्यादा उसकी शील्ड अच्छी तरह ढाल नहीं बन पाती. ये अगर सपोज न्यूक्लियस है और ऐसी शेप होती जैसे सर्कुलर जैसे S की होती, फिर तो ये अच्छा शील्ड कर लेता कि इसकी अट्रैक्शन को आगे ना जाने देता. लेकिन इसकी डिफ्यूज सी शेप होती है, ऐसे करके डिफ्यूज सी शेप होती है. ये डिफ्यूज शेप क्या करती है? इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को शील्ड नहीं कर पाती. तो इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा हो जाती है और ये न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है. जिस वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 4f के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी शील्डिंग सही नहीं हो पाती फ्रॉम न्यूक्लियस, फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज. Therefore the size of lanthanides
ग्रेजुअली। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये लैंथनम है, ये ल्यूटिशियम, ये स्टूडेंट्स 15 हमारे पास जो है लैंथेनाइड के 15 एलिमेंट्स हैं, 15 एलिमेंट्स, एंड द फर्स्ट एलिमेंट हैज अ साइज ऑफ 187 and last is 172. So there is a difference on the decrease of about 15 picometer. यानी कि आप ये देखिए कि 15 पिकोमीटर जो है वो हमारे पास एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस इनका डिक्रीज हो गया। और इस डिक्रीज को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? दैट डिक्रीज इज कॉल्ड एज द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और हमने कहा ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रही है? ड्यू टू पुअर, देखिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। 4f हैज पुअर शील्डिंग इफेक्ट। फिर क्या होता है? अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, यानी कि जो वैलेंस शेल पर चार्ज है न्यूक्लियस का वो बढ़ जाता है और इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मजबूती से अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हम ये बात करते हैं कि साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज lengthenide contraction. Very important short question, and that point is very important for interstress as well. स्टूडेंट हमारी बुक में तो ये मौजूद नहीं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी होती है। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन से स्टूडेंट्स क्या मुराद है कि दैट द कॉन्ट्रैक्शन, जब हम जो है वो एक्टेनियम्स लेके आगे चलते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास एक्टिनाइड्स की सीरीज में भी कॉन्ट्रैक्शन आती है। और मजे की बात ये है कि एक्टिनाइड्स की कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनाइड की कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा होती है। यहां पे 15 पिकोमीटर कम हुआ है, वहां पे तकरीबन 21 से 25 पिकोमीटर तक कम हो जाता है। हमने कहा जी क्या वजह है? तो पता चलता है कि स्टूडेंट्स 5f का शील्डिंग इफेक्ट जो है वो 4f से भी बुरा है। इसका मतलब है f के अंदर जैसे जैसे हम 3f to 4f to 5f to 6f जाते जाएंगे तो वैसे वैसे 4f का शील्डिंग इफेक्ट जो होगा वो थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन 5f का शील्डिंग इफेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? वो और कम हो जाएगा। 5f का शील्डिंग इफेक्ट और डिक्रीज हो जाएगा, 6f का शील्डिंग इफेक्ट और डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है शील्डिंग इफेक्ट इनका कम होता जाएगा। सो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और बार-बार ये बात पूछ ली जाती है कि actinide contraction is greater than lengthenide contraction. Why? Actinide contraction is greater than lengthenide contraction due to the poor shielding effect of 5f. बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास था lengthenide contraction जो हमने बड़े इंपॉर्टेंटली डिस्कस किया। इसमें हमने कहा कि S का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा, फिर P का, फिर D का और फिर F का। lengthenide contraction क्यों होती है स्टूडेंट्स? That is due to poor shielding effect of 4f subshell. चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की, बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज एक्चुअली आयनिक रेडियस। तो स्टूडेंट्स आयनिक रेडियस क्या होता है? पहले तो हमें ये डिफाइन करना होगा दैट द आयनिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल, बट इट इज नॉट फॉर एन एटम, इट इज फॉर एन आयन। इसका मतलब है किसी भी आयन के न्यूक्लियस से लेकर उसके वैलेंस शेल तक का जो एवरेज डिस्टेंस है, जो फासला है, उसे हम आयनिक रेडियस कहेंगे। तो स्टूडेंट्स आयनिक रेडियस दो तरह का होता है और इसमें दो बड़े ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपने माइंड में रखने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इंटरस्ट्रेस के लिए हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट वो क्या है? देखिए हमारे पास सबसे पहले कैटायनिक रेडियस। स्टूडेंट ये सोडियम है, 186 पिकोमीटर साइज है। ये उसका सोडियम आयन है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। यकीनन केटाइन तब भी बनता है जब कोई एटम अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। स्टूडेंट पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है केटाइनिक रेडियस इज यू कैन से स्मॉलर देन, यहां पर हम बात करेंगे कि जो केटाइनिक रेडियस होता है स्टूडेंट्स दैट इज स्मॉलर देन साइज ऑफ पेरेंट एटम। व्हाई? ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है कि केटाइनिक रेडियस जो होता है स्टूडेंट्स वो अपने पेरेंट एटम के साइज के मुकाबले में कम क्यों हो जाता है? स्टूडेंट्स की क्या वजह है? बड़े तवज्जो से आपने समझना है। हमने कहा कि जी इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ शेल हो जाते हैं। आपने कहा कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं सोडियम की बात करता हूं तो मेरे पास सोडियम के अंदर पहले शेल में यकीनन 2 इलेक्ट्रॉन है,
दूसरे शेल में स्टूडेंट मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 हो गए। और स्टूडेंट तीसरा शेल है, तीसरे शेल में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं स्टूडेंट्स? 1। स्टूडेंट इस वक्त सोडियम के पास प्रोटॉन की तादाद 11 है और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 11 है। लेकिन जब ये सोडियम का एटम, यानी ये अभी सोडियम एटम की बात होगी, जब ये सोडियम का एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है? यकीनन आप देखिए, पहले शेल में अभी भी 2 हैं, दूसरे शेल में स्टूडेंट्स कितने हैं? 8 हैं, तीसरे शेल में बेटे कितने हैं? कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन तो लूज हो गए। अब देखिए प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन तो लूज नहीं हुआ भाई, प्रोटॉन अभी भी 11 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि नाउ यू कैन सी दैट देयर आर ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। It's mean that when ion is formed, the ratio between cations and anion changes. In case of cations, the number of protons become greater than the number of electrons. That's why the remaining protons, जो बाकी प्रोटॉन बच गए हैं, ये न्यूक्लियस को बड़ी मजबूती से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और इसलिए तो आपने देखा 186 से 95। और दूसरी बात, कितने शेल्स थे न्यूक्लियस के अराउंड? 3। यहां पे कितने शेल हैं? 2। इसका मतलब है केटाइन फॉर्मेशन में शेल भी डिक्रीज हो जाते हैं। तो जब शेल डिक्रीज हो गया तो यकीनन साइज और डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, केटाइनिक रेडियस will be smaller than the size of the parent atom due to the following reason. Similarly, we have anionic radius, and anionic radius is greater than the size of the parent atom. Why? ये हमारा दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट बात ये है, ये फ्लोरीन है 72, ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, फ्लोराइड आयन बन गया। स्टूडेंट 2-3 बातें यहां पर भी मैं आपसे करना चाहता हूं। स्टूडेंट देखिए, फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं बात करूं पहले शेल की 2, अगर मैं बात करूं दूसरे शेल की, कितने इलेक्ट्रॉन्स? स्टूडेंट्स दूसरे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 7। क्या ऑक्टेट मुकम्मल है? नो, ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीटेड। 1 मोर इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। कितने प्रोटॉन हैं स्टूडेंट्स? I have 9 protons. कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स? I have 9 electrons. What happens? It gains an electron and then what happens? यकीनन पहले शेल में 2, दूसरे में 8, अभी भी 8, और स्टूडेंट तीसरे के अंदर 1। इसका मतलब ये हुआ कि सॉरी, तीसरा शेल नहीं आएगा, इसी के अंदर ही क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देगा, 8 हो जाएंगे। इसका मतलब है प्रोटॉन कितने हैं? वे प्रोटॉन तो गेन नहीं हुआ, प्रोटॉन अभी भी 9 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन अब 10 हो गए। इसका मतलब है इन केस ऑफ एनाइन फॉर्मेशन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज डिक्रीज्ड, प्रोटॉन नंबर इज डिक्रीज्ड देन इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई न्यूक्लियर चार्ज इज लेस न्यूक्लियर चार्ज इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एनाइन, एंड देन मोर शील्डिंग। डेफिनेटली हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट भी जो है वो ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं, इसका मतलब मेन जो रीजन है दैट इज द रेशियो बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन व्हिच चेंजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ केटाइन एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। फ्रेंड्स, अब हम कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं एटॉमिक और केटाइनिक और एनाइनिक रेडियस के हवाले से, जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम के हवाले से और एनुअल एग्जाम्स के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास सबसे पहले पहला जो एमसीक्यू मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन एंड एल्यूमिनियम आयन। ये स्टूडेंट्स हम पीरियड में मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। अब आप जरा तवज्जो कीजिएगा, यहां पर सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन 10 हैं, मैग्नीशियम के पास भी 10 हैं, एल्यूमिनियम के पास भी 10 हैं। प्रोटॉन कितने हैं सबके पास? इसके पास 11 हैं, इसके पास 12 हैं, इसके पास 13 हैं। तो स्टूडेंट देखिए, किस आयन का, किस केटाइन का साइज सबसे लार्ज होगा? स्टूडेंट्स यकीनन इसका, सोडियम का, फिर मैग्नीशियम का और फिर एल्यूमिनियम का। इसका मतलब है स्मॉलेस्ट साइज एल्यूमिनियम हैव। व्हाई? द रीजन इज वन, और वो स्टूडेंट्स क्या है रीजन? दैट रीजन इज प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो।
you can see that there are 13 protons, there are 12 and there are 11. More protons 13 and electron are same. तो 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को बड़ी मजबूती से अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए इसका जो कैटायनिक साइज है वो स्टूडेंट्स क्या होगा, दैट विल बी मोर। इसी तरह आप देखिए मेरे पास क्या है स्टूडेंट, मेरे पास ये फास्फोरस आयन है, इसमें 3 नेगेटिव, फिर मेरे पास सल्फर है 2 नेगेटिव, फिर क्लोराइड आयन है और उसमें 1 नेगेटिव। स्टूडेंट बात ये है कि ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, इसके पास 18 है और इसके पास भी 18 है। यहां पर हमारे पास 15, यहां पर बेटे हमारे पास जो है प्रोटॉन्स की बात कर रहा हूं, यहां पर हमारे पास प्रोटॉन स्टूडेंट्स 16 और यहां पर प्रोटॉन्स हमारे पास 17। अब देखिए सबसे ज्यादा जो साइज है वो फॉस्फेट आयन का है, फिर सल्फेट का है और फिर हमारे पास जो है वो क्लोराइड आयन का है। क्यों, वजह क्या है, प्रोटॉन यहां ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन तो दोनों में सेम है, प्रोटॉन यहां ज्यादा है। इसका मतलब है और एक एमसीक्यू आ जाता है, कार्बन 4 नेगेटिव, फिर इसी तरह नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, इसी तरह ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, इसी तरह आप कह लीजिए फ्लोरीन 1 नेगेटिव। इनमें से किसका चार्ज सबसे ज्यादा है? हमने कहा पहले हम देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। प्रोटॉन कितने हैं स्टूडेंट? इसमें प्रोटॉन 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है। अट्रैक्शन ज्यादा कहां पे होगी स्टूडेंट? अट्रैक्शन यहां पे ज्यादा होगी। इसका मतलब है इसका साइज सबसे ज्यादा, फिर इसका सबसे कम फ्लोरीन का, क्योंकि फ्लोराइड आयन में प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो जो है वो इस तरह से पाई जा रही है कि हमारे पास 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, साइज स्मॉल हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इन टॉपिक्स के रेलेवेंट। इसके साथ ही आज का हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।